फ्री गार्डनिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी सीरीज़ ला रही हूं जिसमें गार्डनिंग से संबंधित छोटी छोटी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत लोग हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, खासकर टेरेस पर, और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो बस यही सोचकर मैं बिगिनर्स के हिसाब से पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और इसके 2 एपिसोड हम बना चुके हैं और उनमें हमने अब तक जो चर्चा की है उसका सार ये है कि फर्टाइल सॉइल क्या होती है और जंगल अपने आप कैसे सरवाइव करते हैं, जंगल की मिट्टी क्यों फर्टाइल होती है, ऊपर की 8-9 इंच मिट्टी कैसे फर्टाइल होती है, और यदि हम जो छत पर मिट्टी लाए हैं उसे हम कैसे फर्टाइल बनाएं, क्या उसमें मिलाएं और क्या नहीं मिलाएं। और यदि हमारे पास कोई भी साधन नहीं है और हम सब्जियां उगाना चाहते हैं तो कम से कम कैसी मिट्टी बनाकर, साधारण मिट्टी बनाकर हम कैसे उगा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बेसिक मिट्टी पर बात की थी और जिसमें हमने बताया था कि 50% गोबर खाद, 50% मिट्टी, और इसमें थोड़ा सा रेत मिलाकर हम मिट्टी को सॉफ्ट कर लें और यहीं से बागवानी शुरू कर दें। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके अलावा और क्या क्या मिट्टी में मिलाना चाहिए तो मिट्टी उन्नत किस्म की हो जाए, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। कल मैंने बहुत सी चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी कराया था और उन जिन चीज़ों से मैंने इंट्रोड्यूस कराया था उनका क्या काम है आज मैं डिटेल में इस पर बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं 2 प्रश्नों के उत्तर देती हूँ आपके, जो कि पिछले वीडियो को देखते हुए आए। एक प्रश्न आया कि रेत मिलाना क्यों ज़रूरी है और क्या हर सब्जी को भुरभुरी मिट्टी चाहिए। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका जवाब ये दूं कि सब्जी ही नहीं, चाहे कोई फ्रूट प्लांट हो या कुछ भी हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हर पौधे को चाहिए। वो इसलिए कि ताकि रूट्स इजीली मिट्टी में नीचे जा सकें। दूसरा प्रश्न है कि आपने बेसिक मिट्टी में पत्ती की खाद क्यों नहीं मिलवाई। तो वो मैंने इसलिए नहीं मिलवाई कि मेरा मानना है कि अगर कोई बिगिनर है तो उसके पास पत्ती की खाद उपलब्ध होगी ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट में भी इजीली नहीं मिलती। तो उसके पास जो आसानी से उपलब्ध है यानी कि गोबर की खाद मिल जाएगी उसे, और मिट्टी और रेत, इन 3 चीज़ों से मिला के वो बागवानी शुरू कर सकता है। फिर आगे पत्ती की खाद पर भी मैं बात करूँगी, जैसे जैसे मैं सीरीज़ बनाती जाऊँगी सब पर बात करूँगी। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि और क्या क्या हम मिलाएं और क्यों मिलाएं। बेसिक मिट्टी आप जान गए हैं, पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ। अब आप देख लीजिए, एक ट्रे में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। पहली चीज़ है राख। तो राख क्यों मिलाते हैं? ये एक अच्छी कीटनाशक भी है और ये एक टॉनिक भी है, खाद भी कह सकते हो आप। खाद भी है और कीटनाशक भी है। इसमें माइक्रो मैक्रो कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, तो बहुत सारे तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन इसको डालते समय आप ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। ज़्यादा मात्रा में राख नुकसान कर जाती है। ज़्यादा राख डालने से मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। और ये देखिए हमारी जिंजर है, इससे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ और वो बार बार कैमरे के आगे बैठी है। देखिए, तो राख आप ज़रूर मिलाएं और ये आपको मिल जाएगी। और बेहतर हो कि लकड़ी की राख हो। राख के साथ जो कोयले भी मोटे मोटे होते हैं वो भी आप मिलाएं। और इसके अलावा यदि आप गार्डनर हैं, नए भी हैं, तो भी आप ये चीज़ देखें कि पुराने गांव में जब भी कोई सब्जियां लगती थी, बैगन मिर्च पर राख छिड़कते रहते थे, क्योंकि ये एक अच्छी फंगीसाइड भी है। जब हम पत्तों पर राख छिड़क देते हैं तो कई कीट पतंगे जो है ना नहीं लगते, कई रोग नहीं लगते। लेकिन इससे पत्तियों पर ये जम जाती है, तो इसे हम 24 घंटे या 1-2 दिन पत्तियों पर डले रहने के बाद पानी से धो देना चाहिए। और यदि एक गमले में डाल रहे हैं तो 1 चम्मच राख से ज़्यादा नहीं डालें। अब ये गोबर की खाद जो मैंने कल आपको 40% मिलवाई थी, 50% मिट्टी, 40% खाद, 10% रेत। तो इसमें गोबर में क्या क्या होता है, और मैंने ये कहा था कि ये अपने आप में संपूर्ण है, और मैंने ये भी कहा कि आप बस बागवानी शुरू कर दीजिए। तो ये सच है कि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन तो बहुत ही भरपूर, जिसे कि हम केमिकली यूरिया जो देते हैं वो नाइट्रोजन के लिए देते हैं। नाइट्रोजन जो है ना, हरेपन के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक्चुअली इसमें सब कुछ है।
गोबर की खाद बागवानी के लिए बहुत ज़रूरी है और बिना गोबर की खाद के बागवानी नहीं हो सकती। बाकी चीज़ें एक बार ना भी मिलाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन गोबर खाद तो पहली ज़रूरत है। अब आ जाते हैं कोकोपीट। कोकोपीट हम इसलिए मिलाते हैं कि छत पर हमें मिट्टी का वज़न कम करना होता है, हम नहीं चाहते कि बहुत सारा वज़न हो। दूसरा है ये धान की भूसी, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये भी वज़न कम करेगी। धान की भूसी, सूखे पत्ते और ये हमारा कोकोपीट, ये वेट को बहुत हल्का कर देते हैं। कोकोपीट मॉइस्चर को बहुत सारा सोख के रखता है और इससे हमारा पानी भी कम लगता है। रही धान की भूसी की बात, तो धान की भूसी हो, कोकोपीट हो या सूखे पत्ते हो, कोई भी ब्राउन मटेरियल जो होता है वो कार्बन का सोर्स होता है और मिट्टी का कार्बन जितना अच्छा होगा फसल उतनी अच्छी होगी। तो अभी किसी ने मुझसे पत्तों की खाद का कहा था, तो इन्हीं पत्तों को बोरी में इकट्ठा रख देते हैं मॉइस्ट करके और 5-6 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो पत्तों की खाद बन जाती है। ये धान की भूसी भी जब हम मिट्टी में मिला देते हैं तो ये भी सड़ के धीरे 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 कंपोस्ट में चेंज हो जाती है और साथ में वज़न भी कम करती है। चलिए इस ट्रे पर फिर आ जाते हैं। हम राख के बारे में पहले जान चुके हैं। अब आप सामने देख लीजिए, चूना है और ये वही चूना है जो हम पुताई में इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि चूना कैल्शियम का सोर्स है। तो चूना है, राख है, या ये जो ट्रे में सामान रखा है, ये सब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम मात्रा में चाहिए। चूना हमें बहुत सारा नहीं चाहिए होता। देखिए हम लोग भी पान के साथ थोड़ा चूना खाते हैं और उससे हमारी कैल्शियम की कमी पूरी होती है। तो चूना भी आप एक गमले में 1 चम्मच के हिसाब से डालें जब मिट्टी आप बनाएं तो। और राख भी मैं उतनी ही बता रही हूँ कि 1 चम्मच के हिसाब से डालें। ये चीज़ें अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बेसिक मिट्टी बना लीजिए। चूना और राख नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन होगा तो बहुत सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है ट्राइकोडर्मा। क्या है ये एक मित्र फंगस है और ये ऑर्गेनिक है और ये शत्रु फंगस को खा के ख़त्म कर देती है। फंगस हमारी बड़ी दुश्मन है, हरी भरी बेलों में लग जाती है कई बार उसकी जड़ में और बेलें मुरझा जाती हैं। फंगस बहुत नुकसान करती है। तो और फंगस गीलेपन में पनपती है, तो बरसात के समय में कई बार पूरी बेलें सड़ जाती हैं। तो ट्राइकोडर्मा मिला देने से फंगस से बचाव हो जाता है और ट्राइकोडर्मा भी बस 1 चम्मच भी काफ़ी होता है। इसके अलावा देखिए ये बोन मील है। तो बोन मील जो है ये हड्डियों का चूरा है, जानवरों की हड्डियों से बनता है और इसका मुख्य सोर्स है फास्फोरस। तो फास्फोरस हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए और उसकी तना और फल के लिए भी, खास करके विकास के लिए, जो तना, फूल, पत्तियां, मजबूत पौधा जो तैयार होता है उसमें फास्फोरस का बड़ा रोल होता है। तो ये हड्डियों का चूरा जो है ना, ये स्टीम्ड करके बनाया जाता है ताकि ये स्टेरलाइज रहे और हम इसको काम करें तो ये हमें नुकसान ना करे। तो डरने की बात नहीं है, बहुत लोग बोन मील इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, इसमें से एक बदबू आती है। ये 2 तरह का आता है, एक बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में आता है और ये थोड़ा मेरा वाला बड़ा है। तो बोन मील जब आप यूज़ करें तो ये भी आप 1 गमले में 1 मुट्ठी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने ये तीनों चीज़ें डाल ली हैं जो मात्रा मैंने बताई है तो मिट्टी और भी अच्छी हो गई। अभी जो मैंने बेसिक मिट्टी बताई थी, ऐसा नहीं है कि उस मिट्टी में सब्जी फल हो नहीं सकते, लेकिन अगर आप ये सब भी मिलाएंगे तो ये हमारी मिट्टी और भी उन्नत हो जाएगी। हालांकि मैं मिट्टी के बारे में ये भी बताऊंगी कि मिट्टी सिर्फ एक ही तरह से नहीं बनती है, ये सब्जियों के लिए ये मिट्टी है। और हमारे पास फिर ये भी होता है कि हम कौन सी सब्जी उगा रहे हैं, कौन सा ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं, सैकुलेंट प्लांट की मिट्टी कैसी होती है, जो रूट वाले होते हैं, मूली, चुकंदर, गाजर, इनकी मिट्टी हमें कैसे चाहिए। हम डिटेल में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर विषय को कवर करेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं जल्दबाजी में कुछ छूट न जाए। तो आज मैंने ये चीज़ें बताई। राख आपको घर में मिल जाएगी, चूना मिल जाएगा। अगर बोन मील नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच राख ज़रूर डालें। राख का तो आपने देखा है कि हम जो है ना छिड़कने में भी यूज़ करते हैं। बाद में राख को घोल कर इसका पानी भी हम, जो कोकरा रोग लगता है मिर्च में, उसमें स्प्रे करते हैं। अगर आप गार्डनर हैं तो आपके स्टोर रूम में ये चीज़ें होना चाहिए। बोन मील है, नीम खली है, ये एक आइटम बचा रह गया था आखिरी में, देखिए ये नीम की खली है, इससे भी मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको।
कैसे बनती है ये? जो नीम के फल होते हैं उन्हें सुखा लिया जाता है, निबोली कहते हैं जिसे। निबोली को सुखाकर उनको पेर के उनका तेल निकाल लिया जाता है। जो बचता है अवशेष, जैसे कि हम सरसों का तेल निकालते हैं, मूंगफली का निकालते हैं, खली सबकी बनती है, वैसे ही ये नीम की खली है। और नीम तो हमारा औषधीय प्लांट है, सब जानते हैं। मैं तो कई बार मिट्टी में थोड़े से नीम के पत्ते भी मिलाती हूँ, लेकिन नीम की खली का सब्स्टिट्यूट नीम के पत्ते नहीं हो सकते। दोनों के पोषक तत्वों में बहुत अंतर है। नीम की खली जो है फंगीसाइड का भी काम करती है। जो मैंने अभी आपको ट्राइकोडर्मा बताया था वो भी फंगस को रोकता है, और नीम की खली भी फंगस को रोकती है। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। इसे हम एक गमले में एक मुट्ठी मिला सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में भी इसे, जिस तरह सरसों की खली की खाद बनाते हैं उस तरह हम इसे पानी में घोल के और लिक्विड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई और उनकी मात्रा भी बताई। कहीं कुछ छूट गया हो तो ज़रूर बताएं, और सबका मैंने कारण भी बताया कि क्यों मिलाना है। आज आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप बेसिक मिट्टी में गार्डनिंग शुरू करें। और बताएं आज का एपिसोड कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ ये जो सीरीज़ के वीडियो हैं इन्हें खूब शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि जो नए गार्डनर हैं हर व्यक्ति तक ये सीरीज पहुँचे और लोग छत पर सब्जियाँ उगा सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आपके प्रश्नों के भी मैं उत्तर दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।